नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य यानी मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। मौर्य वंश ने भारत पर लगभग में 321 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व यानी 137 साल तक राज किया था। तो मौर्य शासक ने कितने सालों तक राज किया था? मौर्य वंश ने 137 सालों तक राज किया था। इस वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल में कौन कौन से शासक हुए थे। तो इसमें सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि पहला शासक था और यही संस्थापक भी था। इसका टाइम पीरियड 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व यानी 25 साल तक इन्होंने मगध पे राज किया था। इसके बाद आता है इसका पुत्र बिंदुसार। ये 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व यानी 25 साल तक मगध पे राज किया था। इसके बाद आता है सम्राट अशोक, महान अशोक। ये सबसे शक्तिशाली राजा था। इन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व यानी 41 साल तक राज किया था। ये मौर्य वंश में सबसे अधिक दिनों तक राज करने वाला शासक था। इसके बाद क्या होता है कि जितने भी शासक होता है वो कमजोर पड़ता जाता है और अंत में जो शासक होता है बृहद्रथ मौर्य, ये 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यानी 2 साल ही मात्र राज करता है। तो सबसे कम समय तक बृहद्रथ मौर्य जो राज करता है और सबसे अधिक समय तक अशोक, सम्राट अशोक यानी 41 साल तक शासन करता है। अब बात आती है कि ये मौर्य का जो इतिहास है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो दो तरह के इसके भी साक्ष्य है। मौर्य इतिहास के स्रोत दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो क्या क्या है? मौर्य इतिहास के दो प्रकार के स्रोत, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक है। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य जो चाणक्य है, चाणक्य नाम अभी भी बहुत फेमस है। तो एक तो चाणक्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। दूसरा विशाखा दत्त का लिखा गया एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। उसके बाद मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका। उसके बाद बौद्ध साहित्य है। इसके बाद पुराण है। ये सारे जो है साहित्यिक स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, बौद्ध साहित्य और पुराण। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक, अभी हम पढ़ेंगे इसमें कि अशोक ने कई सारे शिलालेख, एक लेख पत्थर पे खुदवा करके लिखवाया था, बहुत सारे लेख हर जगह पे। तो अशोक का शिलालेख, इसमें कई तरह के जानकारी मिलती है। दूसरा अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख इसी के टाइप होता है। और कुछ वस्तुएं के अवशेष मिले हैं, जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के थे। तो ये सारे चीज हमें मौर्य इतिहास की जानकारी देती है। तो इसमें हम देखते हैं किसने क्या जानकारी देती है, किससे हमें क्या मिलता है। तो इसमें साहित्यिक स्रोतों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, ये बहुत फेमस है। ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने, जिसको आचार्य चाणक्य जिसका नाम है, विष्णुगुप्त जिसका नाम है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? यह पुस्तक कौटिल्य, चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य, इसके द्वारा राजनीति और शासन के बारे में लिखी गई है। यानी मौर्य काल में राजनीति और शासन व्यवस्था के बारे में इस पुस्तक में जानकारी है। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस।
मुद्रा राक्षस, ये बहुत फेमस है। इसके बारे में उसका नाम पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था और किस काल में लिखा गया था। तो एक्चुअली ये गुप्त के काल में लिखा गया, कि गुप्त काल हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये कब लिखा गया था? तो गुप्त काल में मुद्रा राक्षस लिखा गया था। किसने लिखा था? अभी हमने पहले इसका जिक्र किया था कि विशाखा दत्ता के द्वारा ये मुद्रा राक्षस लिखा गया है। यह पुस्तक हमें क्या जानकारी देती है? यह पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रोशनी डालने के अतिरिक्त चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। यानी इसमें मिलता है हमें जानकारी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और इसकी मदद चंद्रगुप्त चाणक्य करते हैं। कौटिल्य जिसका नाम है अभी हमने जिक्र किया था, तो चाणक्य की मदद से कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, यह जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। उसके बाद इंडिका, इंडिका के बारे में पूछा जाता है कि इंडिका किसके द्वारा सबसे पहले लिखा गया था? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज कौन था कि हम आगे पढ़ेंगे कि एक सेलुकस निकेटर्स था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिकंदर जब आया था भारत पे अटैक किया था, तो कुछ पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी उत्तर जो क्षेत्र था, तो कुछ क्षेत्र को उसने जीत लिया था। तो जीतने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने एक सेनापति को छोड़ दिया था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर्स। तो इसका राजदूत था मेगास्थनीज, वो उसके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में मौर्य में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटस के राजदूत मेगास्थनीज वो आया था और इन्हीं के द्वारा इंडिका लिखा गया है। यह पुस्तक हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? यह मौर्य साम्राज्य के शासन के बारे में, 7 जाति प्रणाली, यह बहुत फेमस है, 7 जाति प्रणाली के बारे में कौन सी पुस्तक से जानकारी मिलती है? तो इंडिका से। और भारत में गुलामी का ना होना दर्शाती है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें इंडिका से मिलती है। यद्यपि इसकी मूल प्रति खो चुकी है, यह पारंपरिक यूनानी लेखकों जैसे कि प्लूटार्च, स्ट्राबो, अरिडियन के लेखों के में उदाहरणों के रूप में सहेजे हुए हैं। इसकी एक्चुअली इंडिका जो पुस्तक जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो इसका ओरिजिनल जो कॉपी था वो खो चुकी है। तो लेकिन इससे जो कुछ लिया गया, मतलब कुछ कंटेंट जो लिया था, मतलब कुछ लेखकों ने जो यूज किया है उदाहरण के रूप में, जिसका नाम हमने अभी लिया था प्लूटार्च, स्ट्राबो, अरिडियन आदि जो है लेखकों ने उदाहरण के रूप में इसके बारे में बताया है। तो उसी के हिसाब से सारे चीज हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद बौद्ध साहित्य से भी हमें मौर्य काल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। बौद्ध साहित्य जैसे कि जातक मौर्य काल में सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, जबकि बौद्ध वृत्तांत, महावंशा और दीपवंशा अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका के बारे में बताते हैं। दिव्यवंदम तिब्बत बौद्ध लेख अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार करने के योगदान के बारे में जानकारी देती है। तो ये सारे चीज जो है बौद्ध धर्म के कई सारे जो ग्रंथ है इससे हमें मिलती है कि अशोक, जो हम अभी पढ़ेंगे अशोक के बारे में, वो किस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये सारी चीज का इंफॉर्मेशन हमें बौद्ध साहित्य से जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है। उसके बाद पुराण से हमें क्या जानकारी मिलती है? मौर्य काल के पुराण मौर्य राजाओं के घटनाक्रमों की सूची के बारे में बताता है। तो इस तरह से हमें इतिहास, कुछ जो साहित्यिक स्रोत ये थे जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, ये सारे साहित्यिक स्रोत से हमें मौर्य काल के इतिहास के जानने में मदद मिलती है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में जो फेमस है, जो अभी हमने जिक्र किया था कि अशोक का शिलालेख, जो हम पढ़ेंगे, कई तरह के उसके शिलालेख, अभिलेख जो है मिलता है, उससे कई सारे चीज, उससे इंफॉर्मेशन मिलता है।
शिलालेख से। तो एक तो शिलालेख और कई सारे सिक्के, जैसे हमने बात किया था छेद किए हुए सिक्के चांदी के, तो उनसे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मौर्य काल की स्थिति कैसी थी। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मगध पर मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ, क्या ऐसी स्थिति हुई जिसकी वजह से मौर्य वंश का स्थापना हुआ। यह बहुत रोचक कहानी है। वास्तव में मौर्य वंश का स्थापना का श्रेय चाणक्य को जाता है। अब ये चाणक्य कौन थे, थोड़ा सा इनका परिचय ले लेते हैं। चाणक्य, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य, उपनाम चाणक्य और भारतीय मैकियावली कहा जाता है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय मैकियावली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। इनका ये काम क्या था, इनका ये एक्चुअली तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, यानी एक शिक्षक थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, कूटनीतिज्ञ और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आगे चल के ये प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी महामंत्री बनते हैं। इनकी प्रसिद्धि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। इनका पिता का नाम ऋषि कनक, माता का नाम चंदेश्वरी। अब घटना क्या हुई कि जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर यूनानी यानी सिकंदर ने अटैक करता है, यानी हमला करता है। तो क्या होता है कि पंजाब के क्षेत्र पर वो हमला कर देता है और कुछ क्षेत्र को वो जीतना शुरू करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो उसी दौरान जो ये चाणक्य थे वो मगध के राजा के पास जाते हैं। उस समय नंद वंश का शासक था मगध पे, जिसका कि राजा अंतिम शासक घनानंद उस समय मगध का सम्राट था। उसके पास पहुंचते हैं कौन, ये चाणक्य पहुंचते हैं उसके पास, घनानंद के पास, और बताते हैं, राजा को बताते हैं ये कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कर चुका है और पंजाब तक आ गया है और पंजाब के भाग को वो जीत लिया है और आगे की तरफ आ रहा है। इसलिए आप कुछ कीजिए जिससे कि मगध बच सके। तो इससे उल्टे क्या करते हैं घनानंद, इसकी ऐसी बहस होती है, दोनों में बहुत लंबी बहस चलती है और इनको काफी अपमान करते हैं, अपशब्द कहते हैं। तो ये काफी क्रोधित हो जाते हैं और उसी समय वो प्रतिज्ञा करते हैं। ये जो इनका जो बाल है, उस समय कहा जाता है कि वो ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं कि अपना बाल को उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि ये बाल तब तक नहीं बांधूंगा मैं अपना चुटिया जब तक कि मैं इस घनानंद अहंकारी राजा को हटा नहीं दूंगा। क्योंकि आप समझते हैं कि घनानंद बहुत ही अहंकारी राजा था, अब बहुत ही अय्यास और क्रूर राजा था। तो इस वजह से इनको जो है अपमान किया और इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि मैं इसको हटाऊंगा। तो इसकी वजह से इनको एक तलाश था ऐसे व्यक्ति का जो जिसमें कि एक अच्छा शासक का गुण हो, जो अच्छा युद्ध नीति जानता हो, वो लड़ाई करके घनानंद को हटा सके। तो मुद्रा राक्षस के अनुसार, जैसे कि पिछले हमने इतिहास जानने के स्रोत देखा था कि साहित्यिक स्रोत में एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के अनुसार कहा जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, यानी कुछ एक्टिविटी देखा होगा उस टाइम में चंद्रगुप्त का। तो चाणक्य को चंद्रगुप्त का जो एक्टिविटी ऐसा लगा कि ये लड़का सही है, ये जो है आगे चलकर इसमें शासक का गुण मौजूद है। तो उन्होंने इस लड़के को अपना शिष्य बनाना चाहा। इसके लिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो माता थी उसका नाम मूरा था। क्या था? मूरा। ये मूरा नाम की एक दासी थी जो घनानंद के दरबार में रहती थी, यानी घनानंद के दरबार में ये दासी थी। इसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य।
तो चाणक्य ने, कहा जाता है मुद्रा राक्षस के अनुसार, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कासारपन में, उस समय मुद्रा का जो इकाई होती थी कासारपन, 1000 कासारपन में खरीदा था और उसके बाद अपना शिष्य बनाया और उसको कई सारे गुण उनको सिखाया, युद्ध नीति, राजनीति, अस्त्र शस्त्र सारे कुछ सिखा करके एक बिल्कुल बहुत बड़ा योद्धा बना दिया। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों यानी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलके एक विशाल सेना खड़ा करता है और बाद में क्या करता है, घनानंद से युद्ध करता है और घनानंद से युद्ध करने के बाद कई बार युद्ध होता है और अंततः जो है घनानंद को पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य की सहायता से और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये प्राचीन भारत के पहले राजा थे जिन्होंने पूरे भारत में एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए थे। यानी पूरे भारत को, ये ऐसा सम्राट था कि पूरे भारत को अपने अधीन ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी 25 साल तक इन्होंने शासन करता है। उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में, ये बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार करते हैं, जो कि इनका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में फारस यानी वर्तमान ईरान तक फैला हुआ था। यानी इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य क्या थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे। प्रधानमंत्री के पद पर थे। यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। तो और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, तो उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूरब में बंगाल तक और उत्तर में फारस यानी फारस कहा जाता था ईरान को। 1935 तक इनको फारस नाम था, तो ईरान तक फैला हुआ था। यानी इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी 2 तमिल ग्रंथों से मिलती है, अहनानूर और मुरनानूर। ये 2 फेमस ग्रंथ है। यह पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है, तो अहनानूर और मुरनानूर। और अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। महास्थान अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है, महास्थान अभिलेख से। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जैन एवं बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र था, जबकि जैन और बौद्ध साहित्य कहता है कि ये एक क्षत्रिय था। तथा ग्रीक साहित्य में निम्न कुल का नहीं बल्कि निम्न परिस्थिति में जन्मा हुआ बताते हैं। और विशाखा दत्त में मुद्रा राक्षस में उसे वर्सल यानी निम्न कुल का कहा गया है। मुद्रा राक्षस काफी जानकारी दी थी, तो उसमें वर्सल कहा गया है। वर्सल क्या होता है, तो निम्न कुल होता है, जो कि कहा गया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था। तो ये जानकारी है उसकी कुल के ऊपर। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को किसने क्या कहा है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
स्ट्रेबो व जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोटस कहा है। एरियन वो प्लूटार्क, एंड्रोकोट्स, फिलाक्स, सेंड्रोकोट्स, ये सारे जो है इनके नाम जो लेखक ने कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने क्या कहा है इनको। उसके बाद सेलुकस निकेटर्स अपने राजदूत मेगस्थनीज को मोर दरबार में भेजता है। मेगस्थनीज अपने विवरणों में पाटलिपुत्र का जिक्र पॉलीब्रोथा नाम से करता है। तो ये बहुत फेमस है। पॉलीब्रोथा का जिक्र किसने किया है? तो मेगस्थनीज ने किया है। किसके लिए? पाटलिपुत्र का जिक्र, पाटलिपुत्र को इन्होंने पॉलीब्रोथा कहा है। तो इसके क्वेश्चन होता है कि पॉलीब्रोथा किसका नाम है? तो पाटलिपुत्र का। किसने कहा है इसके बारे में? तो मेगस्थनीज ने कहा है। मेगस्थनीज का जो बुक फेमस है जिसको हमने अभी देखा था, इंडिका। अब बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर्स था कौन? सेल्यूकस निकेटर्स था कौन? तो सेल्यूकस निकेटर्स जैसा कि हमने अभी पहले बताया था कि सिकंदर जब भारत पे अटैक किया था तो उत्तर पश्चिम का जो कुछ क्षेत्र था उसको उसने जीत लिया था। तो जाते समय अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर्स को ये सौंप देता है। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर्स रह जाता है और अपने एक कुछ क्षेत्र ले लेता है और वहां पे वो राज करता है। एक छोटा सा राजा होता है वहां का। और यही उन्होंने एक दूत भेजा था मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के मध्य हुए युद्ध का विवरण किसने दिया है? एपियंस ने दिया था। एपियंस के अनुसार सेल्यूकस निकेटर्स और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व यानी यूनानी शासक, यूनान के थे, मतलब सेल्यूकस निकेटर्स जो सिकंदर के सेनापति था जो छोड़ के गया था, सेनापति को युद्ध में पराजित किया और संधि के रूप में। अब देखो यहाँ पे भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पुरानी वाली जो है नीति को अपनाया। इसने क्या किया कि सेल्यूकस निकेटर्स से युद्ध किया, क्योंकि किसी भी राजा का क्या होता है कि साम्राज्यवाद को विस्तार करना। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही इतना बड़ा साम्राज्य इनके पास था, बहुत बड़ा सम्राट था, ये बहुत बड़ा क्षेत्र को विस्तार कर चुका था। तो इसके बीच में जो है सेल्यूकस निकेटर्स वाला जो क्षेत्र आ जाता था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, तो उसको लेने के लिए उन्होंने सेल्यूकस निकेटर्स का साथ युद्ध किया और युद्ध में सेल्यूकस निकेटर्स को पराजित कर देता है। पराजित होने के बाद संधि होता है दोनों के बीच में। तो संधि के बाद क्या हुआ? सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त का विवाह होता है। सेल्यूकस निकेटर्स की बेटी जिसका नाम होता है हेलेना, ये बहुत फेमस है। सेल्यूकस निकेटर्स की बेटी का क्या नाम था? हेलेना। और हेलेना का शादी किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से शादी होता है। जब लड़ाई करते हैं, लड़ाई में हरा देता है सेल्यूकस निकेटर्स को, तो संधि के बाद इससे शादी करता है। सेल्यूकस निकेटर्स ने मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये सारे था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई की कहानी और संधि हुई। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। कहां पे? मगध में। और चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग कर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला जाता है, जहां पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान या चंद्रगिरी के पहाड़ी होता है श्रवणबेलगोला में, वहां पे रहता है और वहीं पे वो प्राण त्याग देता है। प्राण त्यागने का जो एक पद्धति कहा जाता है संलेखना पद्धति, जो कि जैन धर्म में ये पद्धति होता है। संलेखना पद्धति यानी ये होता है कि बगैर कुछ खाए पिए
बगैर कुछ खाए पिए प्राण त्याग देना जैन धर्म में होता है, उसे संलेखना पद्धति कहा जाता है। तो यानी संलेखना पद्धति से किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से कहां पे, श्रवण बेलगोला नामक स्थान जो कि कर्नाटक में है, वहां पे ये प्राण त्याग देते हैं। यह पहला शासक था जिसने अकाल से निपटने के लिए अन्नागार की स्थापना की थी। अन्नागार यानी अकाल पड़ जाए इसलिए पहले से अन्न को जो है भंडारित करके रखता था। उसके बाद जब इनका निधन हो जाता है तो इसका पुत्र होता है, इसका नाम होता है बिंदुसार। बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक ये राज करते हैं, क्योंकि 297 में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और राजपाट क्या करते हैं, अपने पुत्र को सौंप देते हैं जिसका नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद अगले मौर्य शासक उनके पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार ने लगभग 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानियों में अमित्रघात कहा जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यूनानियों में किसको अमित्रघात कहा जाता है, तो बिंदुसार का। पहले हमने हर्यक वंश में क्या देखा था, बिंबिसार, और हम इसमें मौर्य में क्या देख रहे हैं, बिंदुसार। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अमित्रघात किसको कहा जाता है, बिंदुसार। यूनानियों के अनुसार इसका क्या मतलब होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। अब हम आगे देखेंगे, बिंदुसार के समय में चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनकर और चंद्रगुप्त की तरह बिंदुसार को भी मार्गदर्शन किया था। यानी चंद्रगुप्त की तरह चंद्रगुप्त के राज में भी चाणक्य जो थे प्रधानमंत्री थे, और इसके राज में भी चाणक्य जो है प्रधानमंत्री होते हैं और बिंदुसार को मार्गदर्शन करते हैं। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया। इन्होंने क्या किया, दक्षिण में विस्तार किया। यह चंद्रगुप्त और दुर्धरा यानी घनानंद की पुत्री की संतान था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री से शादी किया था जिसका नाम था दुर्धरा यानी, और चंद्रगुप्त का यह संतान था बिंदुसार। यह पैदा हुआ था तो इसके मस्तक पर बिंदु था, इसकी वजह से इसका नाम बिंदुसार रख दिया था। इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो इसके मस्तक पे एक बिंदु था, इसकी वजह से इसका बिंदुसार रख दिया था। ये इसका पिता चंद्रगुप्त और माता का नाम दुर्धरा। दुर्धरा वही है जो घनानंद नंद वंश के जो अंतिम शासक थे मगध पे, उसकी पुत्री। उसके बाद देखेंगे बिंदुसार का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों का से वर्णन किया गया है। जैसे कि जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है, यूनानी में अमित्रोकेट्स, पुराण में भद्रसार या अमितघात कहा गया है। तो इस तरह से इसका नाम का अलग अलग वर्णन मिलता है। यूनानी लेखक ने उन्हें अमित्रोकेडिस कहा है, जिसका संस्कृत में रूपांतरण होता है अमित्रघात, शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। यह किसके अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था, तो बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार। तारानाथ के अनुसार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुसार जो है बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था, तो बौद्ध के विद्वान थे तारानाथ के अनुसार। ये का भी पूछा गया है, एक क्वेश्चन है ये। उसके बाद बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्रियों की सभा थी, जिसका प्रमुख खल्लाटक था। खल्लाटक कौन था, बिंदुसार में मंत्रियों की जो सभा थी
उसका प्रमुख था खल्लाटक। बिंदुसार ने आजीवक धर्म को श्रेय दिया तथा बिंदुसार के गुरु का नाम पिंगल वत्स था। तो बिंदुसार के गुरु का नाम क्या था? पिंगल वत्स। खल्लाटक पूछा जाता है, खल्लाटक कौन था? तो बिंदुसार में 500 मंत्रियों की एक सभा थी जिसका ये प्रमुख था, अध्यक्ष था खल्लाटक। इसके बाद हम बात करेंगे कि बिंदुसार जो शासक था, इसका जो संबंध था वो बाहर के शासक जैसे मिस्र और सीरिया के शासक से भी इसका संबंध बहुत अच्छा था। जैसे कि मिस्र के शासक टालमी द्वितीय डिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यह पूछा जाता है डायनोसिस नाम के राजदूत किसने बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो मिस्र के शासक क्या नाम था? टालमे द्वितीय डिलाडेल्फस। तो इन्होंने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दूसरा, इसके सीरिया से भी संबंध अच्छे थे। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब यहां पे कंफ्यूजन है, डायमेकस और डायनोसिस। तो डायमेकस सीरिया और मिस्र, डायनोसिस सीरिया के शासक कौन थे? एंटियोकस। सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम, और यहां पे टालमी द्वितीय जो है मिस्र का, जैसे ही लग जाए टालमी द्वितीय डायनोसिस, और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम जिसमें लग जाए डायमेकस, याद करने के लिए इन्होंने राजदूत भेजा था कहां? बिंदुसार के दरबार में। उसके बाद क्या होता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगी थी। पहला था सूखा अंजीर, दूसरा अंगूरी मदिरा, और तीसरा था दार्शनिक। ये क्वेश्चन बना देते हैं, 4 ऑप्शन रख देते हैं और पूछ देते हैं कि इसमें से क्या चीज नहीं मांगा था सीरिया के शासक से बिंदुसार ने? सूखा अंजीर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक मांगा था। एंटियोकस प्रथम ने सूखा अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाता है। यानी दार्शनिक देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि यूनानी परंपरा के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता है। तो ये कह के मना कर दिया। तो 2 चीजें तो उन्होंने, सूखा अंजीर और अंगूरी मदिरा तो उनको भिजवा दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया था। क्यों नहीं? क्योंकि यूनानी परंपरा के अनुसार दार्शनिक को नहीं भेजा जाता। तो ये थे हमारे बिंदुसार के बारे में जानकारी। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में अशोक के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में।